साक्षी जो कि एक महिला एसपी है और काफ़ी दिन उसे ड्यूटी ज्वाइन करे हुए हो गए हैं। उसकी पोस्टिंग एक ज़िले में होती है और उस ज़िले के काफ़ी पास एक ऐसी जगह थी जहां पर वो एकदम से जब उस जगह के बारे में सोचती है तो उसका मन करता है कि वो वहां पर जाए। दरअसल ये धनबाद जिले का एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर वो जाना चाहती है क्योंकि उस गांव से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो साक्षी सोचती है कि कोई बात नहीं, जाकर देख लेती हूँ कि उसका क्या हाल है। यहाँ पर जो साक्षी होती है वह एक दिन सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को उस गांव का एड्रेस बताकर वहां पर जाने के लिए कह देती है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोचती है कि उस गांव से उसका क्या रास्ता है। दरअसल साक्षी जो होती है उसकी शादी होकर वो इसी गांव में आई थी और उसका पति जिसका नाम राजू होता है वो उसके साथ उस छोटे से गांव के अंदर एक झोपड़ी में रहा करती थी। लेकिन जब ये अफसर बन जाती है तो उसके बाद किसी कारण से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनको अलग हुए अब 5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो साक्षी होती है वह ये देखने के लिए जा रही है कि वो कैसी हालत में है। यही सोचकर जैसे उसकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है तो उसके बाद वह उससे मिलने का तय करती है और सीधा ड्राइवर को लेकर उस गाँव में पहुंच जाती है। लगभग आधे से 1 घंटे का सफर तय करने के बाद जो साक्षी होती है वह सीधा उस गाँव में पहुंच जाती है और वहां पर उसी गली में अपनी गाड़ी रोकती है जिस गली में कभी वो दुल्हन बनकर आई थी और यहाँ के आसपास के सभी लोग ज्यादातर उसे जाना पहचाना करते हैं। वह जैसी गाड़ी रुकती है तो गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। गाड़ी रुकती है, रुकने के बाद उससे साक्षी उतरती है जिसने अपनी पूरी वर्दी पहन रखी थी और जैसे ही सभी लोग साक्षी को देखते हैं तो एकदम से आपस में बातचीत सी करने लगते हैं और ये बातें साक्षी को भी महसूस होने लगती हैं। लेकिन साक्षी उन सबको इग्नोर करते हुए सीधा उस जगह जाती है जहां पर उसे जाना था, जो कि फिलहाल भी आज एक छोटा सा झोपड़ा था जिस झोपड़े के अंदर उसने सारी तैयारी की थी। जो मुकाम वो आज पा चुकी है उसको पाने के लिए जो भी तैयारियां थी वहां पर वह जाती है और जाने के बाद उस झोपड़े का जो लकड़ी का दरवाजा होता है उसको खटखटाती है। अब इसके बाद अंदर से आवाज आती है कि कौन। तभी यहां पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि मैं साक्षी। अब इस बात को सुनने के बाद उस दरवाजे की कुंडी तो खुल जाती है लेकिन उस दरवाजे को खोलकर को बाहर नहीं आता है। वह व्यक्ति जो अंदर था वह दोबारा से अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। साक्षी जब ये देखती है तो वह समझ जाती है कि इसके अंदर ही है और उसके बाद वह दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाती है। वहां पर जाने के बाद वह उससे कहने लगती है कि राजू कैसे हो। अब इस बात को सुनकर जो राजू होता है वो उसकी तरफ देखता तो रहता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। साक्षी कहती है कि अब भी तुम्हारा वही रवैया है, क्या तुम सुधरोगे या नहीं सुधरोगे? कुछ तो अपनी जिंदगी को चेंज कर लेते क्योंकि अब तो तुम अकेले रहा करते हो, हम दोनों का काफी दिन पहले तलाक हो गया है। ऐसा कहकर वह उसे टोंट सा मारने लगती है लेकिन जो राजू होता है वह उसकी तरफ एक पल निहारता है और उसके बाद अपना सर नीचे कर लेता है। कहता है कि क्या कारण है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अब इस बात को सुनकर साक्षी कहने लगती है कि पासी के डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई थी तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर तुम्हारा हालचाल जान लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पहले की तरह ही रहा करते हो और ये कमरा तो पहले से भी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है। कम से कम जब मैं रहा करती थी तो उस टाइम पर तो काफी सारे सामान हुआ करते थे लेकिन अब कोई भी सामान क्यों नहीं है? इस बात को सुनकर राजू दोबारा से उसकी तरफ देखता है और एकदम से मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी गांव के कुछ बुजुर्ग जो अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे और फिलहाल राजू की जो हालत थी उससे पूरी तरह से वाकिफ थे, उनमें से एक बुजुर्ग महिला होती है जिसका नाम होता है रामप्यारी काकी। और रामप्यारी काकी जैसे ही साक्षी को घर के अंदर देखती है तो एकदम से उससे रहा नहीं जाता और कहने लगती है अब क्यों आई है यहाँ पर, क्या रह गया तेरा? तुम्हें ठीक करने में इसने क्या कसर छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने इसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और तुम जैसी महिला होने से तो ना होती तो बेटर है। तुम्हारे लिए तुम्हें पता है इसने क्या क्या किया था। जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ जाया करते तो यह दूसरे के खेतों में भी काम किया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इसे ऐसा सिला दे दिया, निकल जाओ यहां से। अब इस बात को सुनकर साक्षी को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और कहने लगती है कि काकी ये आप क्या कह रही हो, किससे कहा आपसे ये सब कुछ? तो उसके बाद वो कहने लगती है कि किसी ने नहीं कहा, हमारी जो तजुर्बा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि जिसकी पत्नी एसपी हो वह भला इस तरह से कैसे रह सकता है और क्या ही कारण रहा होगा जो उसने तलाक दे दिया। मानते हैं कि चलो तुमने इसे तलाक नहीं दिया, इसने तुम्हें तलाक दिया था जैसे ये बताया करता है, लेकिन अगर इसने तलाक दिया था तो तुम्हें ये बातें तो याद रखनी चाहिए थी कि किस तरह से इसने सभी गांव वाले से बुरी बुरी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया और तुमने वही बातें सच कर दी जो गांव वाले से कहा करते थे। इस बात को सुनकर साक्षी सोच विचार में पड़ जाती है क्योंकि असलियत में साक्षी ने ही उसको तलाक दिया था। यहां पर जो लड़का था राजू उसने कभी तलाक के लिए नहीं कहा था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि उसके बाद जब साक्षी तलाक के लिए कहती है तो राजू बिना कुछ बोले बिना कोई वर्ड कहे उसे तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद वापस से अपने गांव में आ जाता है। जब गांव के लोग उसके बारे में बातें बनाने
लगते हैं, उसकी पत्नी को बुरा भला कहने लगते हैं, तो वो कह देता है कि मैंने खुद ने छोड़ा अपनी पत्नी को, क्योंकि वो काम से मुझे टाइम नहीं दे पाती और ये चीज मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर वहां से वापस लौट आया हूं। इस बात को कहकर वह गांव वालों को तो चुप करा देता है, लेकिन फिर भी इस घर के अंदर उसे अपनी पत्नी की ढेर सारी यादें आती हैं और इन यादों के चलते जो राजू होता है वह शहर जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी वापस लौट आता है, क्योंकि वहां पर उसे कोई काम नहीं मिलता है, क्योंकि लोग वहां पर भी उसे जाना पहचाना करते थे, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक व्यक्ति मजदूरी करके अपनी पत्नी को एसपी बना दे और उसके बाद जब उसका तलाक हो जाए तो उसके बाद चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगती है और सभी लोग राजू को जानने पहचानने लगे थे। उसके बाद राजू दोबारा से इस गांव में आ जाता है और यहीं पर रहकर ऐसा ही काम करने लगता है। गांव के जो लोग होते हैं वह साक्षी से बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं कि पति तो है और पति के लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार तो इसका ख्याल रखना चाहिए और उसे पूछना चाहिए आकर कि क्या हुआ, लेकिन तुम हो कि अपनी ड्यूटी के चक्कर में ऐसे मस्त हो गई कि तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि तुम्हारे लिए क्या क्या किया था। अब ये बातें सुनकर साक्षी जो होती है वो सोच विचार में पड़ जाती है और सोच विचार को लेकर वह सीधा अपनी गाड़ी में बैठती है और यहां से वापस अपने ऑफिस चली जाती है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोचती है, उन पलों को याद करती है जब उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के बाद जब पहली बार उसने यूपीएससी का टेस्ट दिया था और उसमें वो फेल होकर पूरी तरह से हताश और उदास हो गई थी। लेकिन जो राजू होता है उसने उसकी उदासी को बिल्कुल से बंद कर दिया था और कह दिया था कि देखो, इंसान को कोशिश करनी चाहिए और कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम कोशिश करने से नहीं हटोगी और मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से मेहनत करता रहूंगा ताकि तुम भी कामयाब हो सके। ऐसा कहकर राजू ने उसका हौसला बढ़ाया था और उसके बाद वह दोबारा से इस टेस्ट को देती है। लगातार 3 बार फेल होने के बाद भी जब चौथी बार वह काफी ज्यादा उदास होकर मना करने लगती है पढ़ने से, तो उसके बाद राजू कहता है कि देखो साक्षी, मैं तो नहीं पढ़ पाया इतनी अच्छी तरह से, लेकिन तुम तो पढ़ सकती हो ना, तुम्हारे लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तुम पढ़ाई करोगी और इस बात के लिए अगर तुमने मना किया तो फिर देख लेना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। साक्षी जब अपने पति का इतना सपोर्ट देखती है तो उसके बाद उसको भी हिम्मत आती है और उसके बाद वह चौथी बार भी इस चीज के लिए प्रयास करती है, लेकिन चौथी बार का प्रयास उसका सफल होता है और उसके बाद वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है, यानी कि एसपी बनने की उसकी जर्नी चालू हो गई थी और उसके बाद उसे ट्रेनिंग पर जाना था। पति जो राजू होता है वह उसे ट्रेनिंग पर भेज देता है और ट्रेनिंग करने के बाद जब वह वापस आ जाती है, उसकी पोस्टिंग एक जगह हो जाती है, तो उसके बाद वह अपने पति राजू को भी अपने साथ ले जाती है। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो पत्नी होती है जब वह बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठा करती है, उठा करती है और यहां पर कभी कभी कोई अफसर उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाया करता है, तो राजू का जो ग्रामीण पहनावा होता है उसे देखकर वो को 2-4 बात साक्षी से कह देता है और इन्हीं बातों को लेकर जो साक्षी होती है वह भी सोचने लगती है कि उसका पति उसकी बेइज्जती करवाने के लिए ग्रामीण को कैसे कपड़े पहन रहा है। तो धीरे धीरे तो वह उससे आंखें चढ़ाने लगती है, लेकिन जब काफी दिन हो जाते हैं इन बातों को तो उसके बाद साक्षी अपने पति से कहने लगती है कि तुम थोड़ा बहुत चेंज हो गए या नहीं हो गए, किस तरह से रहा करते हो, बिल्कुल ग्रामीण गमारों की रोज इस तरह से नहीं रहना है, तुम्हें अच्छी तरह से रहना होगा और चलो तुम जाकर बाजार से अपने लिए कपड़े ले आओ। अब इस बात को सुनकर जो राजू होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि जब से वो लोग शहर में आए हैं तो साक्षी को न जाने क्या हो गया है। स्टार्टिंग में तो वह उसको टाइम कम दिया करती है और इस बात को देखकर वो सोचने लगता है कि साक्षी ने जो पोजीशन हासिल की है उसमें और लोगों के लिए भी काफी ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसी वजह से वह इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन अब जो साक्षी उसके पहनावे को लेकर उसे जज करने लगती है तो उसके बाद उसे ये बात बुरी लगती है, लेकिन जो राजू होता है वह चुपचाप रहता है और उसी तरह से कपड़े पहना करता है और उसी तरह से रहा करता है, क्योंकि वो तो गांव का व्यक्ति था और वो गांव के हिसाब से अपनी जिंदगी को जिया करता था। हालांकि साक्षी भी गांव की रहने वाली थी पीछे से भी और यहां पर भी गांव में ही रही थी, लेकिन फिलहाल वो एक बड़ी पोजीशन पे है तो उसे इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो शायद इस वजह से वो ऐसा कह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो साक्षी होती है वह अब अपने पति से अजीब सी नफरत करने लगती है और जो पति राजू होता है वह बिल्कुल चुप्पी साधे रहता है और चुपचाप उसके साथ रहता है। सोचता है कि कोई बात नहीं, टेंशन हो गई होगी, बाहर का काम ही इतना रहता है, बहुत बड़ी पोजीशन है तो इस वजह से ऐसा कर रही होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि साक्षी मन ही मन बहुत कुछ खिचड़ी पका चुकी है और वह कैसे भी करके अब
राजू से छुटकारा पाना चाहती है। इसी वजह से एक दिन जब राजू अपने घर में बैठा हुआ था और उन्हीं कपड़ों में बैठा हुआ था, तो उसी समय शाम के समय साक्षी घर के अंदर आती है। और जैसे साक्षी घर आती है तो उसके बाद राजू से कहने लगती है कि तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की इन चीजों को देखकर, तुमसे कितनी बार कहा है कि अच्छी तरह से रहा करो। लेकिन तभी जो राजू होता है, जब उसे लगता है कि अब ये तो उसे खरी खोटी सुना रही है, तो उसके बाद वो कहने लगता है कि क्या हुआ साक्षी, ऐसा क्यों कह रही हो? पहले भी तो मैं यही कपड़े पहना करता था, जिन कपड़ों की वजह से तुम कामयाब हुई हो, तो फिर आज इनमें ऐसी क्या खराबी आ गई? इस बात को सुनने के बाद साक्षी कहती है कि देखो राजू, ये सब कुछ वो बातें नहीं है और इस तरह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मेरा दम घुटता है। इस बात को सुनकर राजू को बड़ी हैरानी होती है और वो कहने लगता है कि फिर क्या, अब क्या करना चाहती हो? तो उसके बाद साक्षी कहती है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ऐसा कहकर जो साक्षी है वो उसे तलाक के लिए कहती है और राजू इस बात को सुनकर बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि ठीक है, अगर तलाक चाहिए तो पेपर बनवा लेना, मैं चुपचाप साइन कर दूंगा और यहां से वापस चला जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने तलाक के लिए हामी भर ली थी और उसके बाद ऐसा ही होता है दोस्तों, जो साक्षी होती है वह तलाक के पेपर बनवाती है। राजू बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले उन पेपरों पर साइन करता है और कहता है कि और भी कोई कार्रवाई हो तो मुझे बता देना और मैं फिलहाल यहां से जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो अपना छोटा मोटा सामान पैक करता है और पैक करने के बाद वापस से गांव में चला जाता है और गांव में जाने के बाद गांव वालों से यही कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने ही उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बड़े लोगों के साथ बैठा करती है और मुझको इतना टाइम नहीं दे पाती है। इस बात को सुनकर गांव वाले हैरान तो होते हैं, लेकिन उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो खुद से बता रहा था और धीरे धीरे समय बीतता है। यहां पर साक्षी इन सभी बातों को सोचते सोचते अपने ऑफिस तक तो पहुंच जाती है, लेकिन ऑफिस पर पहुंचने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि फिलहाल वह राजू की पूरी सच्चाई जान चुकी थी कि राजू ने किस तरह से उसका सारा गुनाह अपने सर पर ले लिया था और वह लोगों से उल्टा ये कह रहा था कि उसने ही उसको छोड़ दिया है ताकि कोई साक्षी को बुरा भला ना कह सके। और उसके बातों के अंदाजे से, यानी कि गांव वाले जो बात कह रहे थे, उनसे यही अंदाजा लग रहा था कि जो राजू है वह साक्षी से अब भी प्यार किया करता है। इन्हीं बातों को सोच सोचकर साक्षी फिलहाल तो वहीं पर रहती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ साक्षी कहीं भी किसी मीटिंग में जाया करती या किसी फंक्शन में जाया करती तो उसके दिमाग में केवल राजू का एक ख्याल चला करता और वह सोचा करती कि मैंने तो बहुत गलत किया है, उसने मेरे लिए मजदूरी तक भी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसे छोड़ दिया और यह बहुत ही गलत है। ऐसा सोचकर जो साक्षी होती है वह अब एक फैसला करती है कि वह राजू को कोई ना कोई नौकरी दिला देगी और उसके बाद शायद उसे इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी कि बार बार उसके दिमाग में उसके पति का ख्याल आ रहा है। ऐसा सोचकर वह इधर उधर देखती है कि कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां पर राजू शहर में नौकरी कर सके और उससे कोई भी ऐसा वैसा कुछ कहने वाला नहीं हो। अब इसके बाद जब वह ढूंढती है तो उसे एक नौकरी ऐसी मिल भी जाती है जो कि राजू के लिए पूरी तरह से परफेक्ट थी और उसके बाद वह उसका ज्वाइनिंग लेटर बनवाती है जैसे तैसे जुगाड़ कर करा के और सीधा राजू के पास पहुंच जाती है। जाकर राजू से कहने लगती है कि देखो, ये नौकरी है और इस नौकरी को तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम शहर में नौकरी करना चाहते थे। अब इस बात को सुनकर राजू साक्षी की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है, उस टाइम पर ही जरूरत थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहां से चली जाओ। इसके बाद जो साक्षी होती है वह इस बात को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन अब उसे ये बातें कचोटने लगती हैं कि उसने राजू के साथ बहुत ही गलत किया है और ऐसा उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। ये बातें सोच सोचकर जो साक्षी है वह काफी ज्यादा परेशान होती है और राजू कहता है कि साक्षी तुम जाओ यहाँ से, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और जब तुम यहाँ आया करती हो ना तो बहुत ही गलत होता है। ऐसा कहकर वह उसे जाने के लिए कह देता है और जैसी साक्षी उस झोपड़े से बाहर निकलती है तो उसके बाद वह दरवाजा बंद कर देता है। साक्षी जो होती है दोबारा से गाड़ी में बैठती है और फिर से यहां से चली जाती है, लेकिन मन के अंदर ढेर सारी उम्मीदें और निराशा हाथ लगी हुई है उसके, क्योंकि उसने जो चीज सोची थी वो तो नहीं हो पाई, उल्टा उसको फिर से वो बातें घेरने लगी हैं और उसे लगने लगा है कि वो बहुत गलत कर रही है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जब साक्षी का यहां से ट्रांसफर हो जाता है और वह यहां से जाने लगती है तो उसी दौरान उसे एहसास हो जाता है अब तक पूरी तरह से कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। और इसी वजह से अंतिम दिन, यानी कि जिस दिन उसका ट्रांसफर हुआ था और अगले दिन उसे कहीं और जाना था, उस दिन वह अपनी गाड़ी में बैठती है, साधारण कपड़े पहनती है और कपड़े भी कुछ इस तरह के थे जैसा वो पहले कभी पहना करती थी। अच्छी तरह से मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद एक साधारण गाड़ी में बैठकर सीधा उस गांव में पहुंच जाती है
है, ना कोई ड्राइवर ना कोई और, खुद सी गाड़ी ड्राइव करती है और सीधा उस गांव के उस घर पर पहुंच जाती है। जब गांव वाले साक्षी को ऐसे रूप में देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटी यहाँ पर इस तरह से कैसे। तो वो कहती है कि काके आप रुको, मुझे ना थोड़ी सी अपने पति राजी से बात करनी है। ऐसा कहकर वह मुस्कुराते हुए उस झोपड़ी के अंदर जाती है और वहां पर जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और अंदर ही अंदर अपने पति राजू से रो रो कर माफी मांगने लगती है। कहती है कि राजू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। जो राजू होता है वो कहता है कि नहीं साक्षी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं ही बेकार था, मैं ही ग्रामीण था, मैं ही पिछड़ा हुआ था, तो मेरी गलती है, तुम्हारी कौन सी गलती है। इसके बाद जो साक्षी होती है वो कहने लगती है कि भले तुम मुझ पर पिटाई लगा लो लेकिन इस तरह से मुझे परेशान मत करो, क्योंकि जब से मैंने तुमसे मिलने का फैसला किया था उसके बाद से ही मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि गांव वालों ने सारी बातें मुझे बता दी है। गांव वाले ये भी कहा करते हैं कि तुम ज्यादातर चुप रहा करते हो और ये तुम्हारी जो चुप्पी है और तुम्हारा ये खामोश चेहरा मुझे बार बार परेशान किया करता है। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि साक्षी ऐसा मत करो, मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हूं और तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहो, बाद में कोई ना कोई फिर से दिक्कत हो जाएगी और फिर से ऐसी बातें हो जाएंगी। लेकिन साक्षी जिद लगाकर बैठ जाती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं और तुमसे ही शादी करना चाहती हूं। जब यहां पर साक्षी की ये बात समझ में नहीं आती है तो उसके बाद राजू उससे कहता है कि देखो ये मेरा घर है, भले ही कैसा भी है लेकिन है तो मेरा अपना और इसके अंदर मैं खुद से अपनी जिंदगी को जिया करता हूं, तो तुम्हें यहां पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर जो राजू होता है साक्षी का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद उसे वहां से बाहर भेज देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब जैसे उसने उसे वहां से बाहर भेजा था तो यहां पर जो साक्षी है वो बाहर से चीख चीख कर उससे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो राजू, गलती मेरी थी और मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया है। अब इस बात को सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ बेटी, तुम माफी क्यों मांग रही हो जबकि इसने तुम्हें तलाक दिया था। इसके बाद साक्षी सभी लोगों को हकीकत बताती है और कहती है कि तलाक मैंने दिया था और मेरी ही गलती थी, मैं इसको लेकर काफी ज्यादा ये बातें करने लगी थी कि तुम इस तरह से रहा करते हो, ऐसे मत रहा करो, और ऊपर से जिम्मेवारियां भी बढ़ गई थी। तो उन्हीं बातों के चलते हम दोनों में मनमुटाव होता है और मुझे न जाने क्या होता है ऐसा कि मैं इसे तलाक देने के लिए बोल जाती हूँ। उसके बाद हम दोनों का तलाक तो हो जाता है, लेकिन तलाक होने के बाद जब 5 साल बाद मेरी दोबारा से यहाँ पर पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग के बाद मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक बार अपने पति का हालचाल लिया जाए कि वो किस तरह से है, अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर लग रहा था कि मुझे इसने शादी कर ली होगी और ये अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को जी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब इसकी हालत देखती हूँ और ये सारी बातें सुनती हूँ तो मुझे महसूस हो जाता है कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति मुझे इस संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से ये गलतियां बार बार मुझे कचोटा करती हैं और इन गलतियों के चलते ही मैं इससे माफी मांगने के लिए आई हूं और आप लोग कैसे भी करके इसे बुलाओ और ये मुझे माफ कर देगा। जब गांव वालों के सामने पूरी बात आ जाती है तो उसके बाद गांव वाले पहले तो थोड़ी देर बातें बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साक्षी होती है वो कहती है कि कैसे भी करके राजू को बाहर निकालो और मुझे उससे माफ करवा दो, क्योंकि मैं अब इसके अलावा अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो गांव वालों को उसकी मजबूरी समझ में आती है और उसके बाद वह कहने लगते हैं कि बेटा बाहर आओ, जब तुम्हारी पत्नी इतनी बुरी तरह से तुमसे माफी मांग रही है तो इसे माफ कर दो ना और इसके साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करो। जब राजू ये देखता है कि पूरे गांव को उसकी और उसकी साक्षी की कहानी पता चल गई है तो उसके बाद जो राजू होता है वह भी सोचता है कि क्यों ना अब इसे माफ कर दिया जाए, और इसी वजह से दरवाजा खोलकर साक्षी जो कि जमीन पर बैठकर रो रही थी उसे एकदम से उठाता है और अपने गले से लगा लेता है। गांव वाले मिलकर वहीं के एक मंदिर में उन दोनों की शादी करा देते हैं और शादी के बाद अब जो साक्षी होती है वह अपने पति को दोबारा से अपने साथ रखने लगती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा कोई भी शिकायत का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। साक्षी अपने पति को आते जाते टाइम अच्छी तरह से पूछा करती और जैसे वो कपड़े पहना करता उन्हीं में खुश रहा करती, कहा करती कि जैसे तुम पहना करते हो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही मेरे किसी जानने वाले को फर्क पड़ना चाहिए। अगर कोई कहा भी करता कि तुम्हारा पति कैसे कपड़े पहना करता है तो वह साफ बोल दिया करती कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, वो मेरा पति है और हमारी जिंदगी में हम कुछ भी पहने तो तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो लोग खुशियों से आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।